गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सॉइल साइंस पढ़ रहे थे और हमने सॉइल साइंस में रॉक्स या चट्टानें जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। चट्टानों के बारे में हमने कुछ पढ़ा है और आज का टॉपिक भी चट्टानों पर है। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आप सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं, तो प्लीज़ जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन को अपने तहे दिल से सपोर्ट करें। चाहे आप कैसे भी हो सकता है किसानों की हेल्प करें। किसान जो अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को आप सपोर्ट करें। और जो भारतीय मीडिया है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें फैला रही है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपमानित किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किसान थे या कोई और थे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद खेती खत्म हो जाएगी। तकरीबन 4 साल या 5 साल का सिस्टम रहेगा। 3 से 4 साल बाद में ये खेती खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट तकरीबन हो गई है। सरकार का निर्णय यही रहता है। सरकार की दूरभाषी सोच होती है, दूरदर्शी सोच के माध्यम से सरकार यही सोचती है कि जैसे जैसे खेती को खत्म कर दिया जाएगा तो देश विकसित हो जाएगा, क्योंकि विदेशों में ये पैटर्न चलता आ रहा है पहले से। और जो गवर्नमेंट है वो यही देखती है कि देश विकास हो देश का। लेकिन भारत के अंदर कंडीशन अलग है। भारत वर्षों से, भारत का इतिहास ही कृषि पर रहा है। तो भारत में मतलब खेती को खत्म करना, कृषि को खत्म करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरी चीज ये है कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जो कॉन्टेक्टेड हैं, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर किसान खत्म हो गए तो किसानों से पहले आप और मैं दोनों खत्म हो जाएंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट है, चाहे वह कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही क्यों ना है, अगर एग्रीकल्चर खत्म हुई, अगर देश का किसान खत्म हुआ तो ये सब भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि प्लीज़ भारतीय मीडिया का विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सी नकारात्मक चीज़ें, एक ही नकारात्मक चीज़ को वो बार बार पलट पलट कर दिखा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग हैं जो जानकार है, वहाँ गए हुए हैं, उनसे बात की है, उसके बाद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने ज़्यादा क्लास है, मैं एक टीचर हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकता हूँ या ज़्यादा कुछ गलत बातें या सरकार के आसपास कुछ ऐसी गलत सोच वाली बातें नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अपना दिमाग है, कृपया सोचिए। अगर एग्रीकल्चर या किसान ख़त्म हुआ तो उस दिन से पहले हम और आप भी ख़त्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप उन किसानों को सपोर्ट कीजिए जो आज 12वां महीना और पहला महीना दिसंबर और जनवरी के महीने में उन्होंने सड़कों पर सो करके अपनी रातें गुजार दी। जब आप और हम आराम से सो रहे थे, हम उन्हीं की विकसित की हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ें उगाई है उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें ख्याल होना चाहिए। तो प्लीज़ आप उनको कैसे भी हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे कोई और आपके पास रास्ता हो, अगर आप जाना चाहें जाएं, कोई भी रास्ता हो, उनकी प्लीज़ हेल्प करें। ठीक है, अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर। ठीक है, उस पर बात करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? रॉक्स। हमने चट्टानें पढ़ी थी, चट्टानों की परिभाषा पढ़ी थी, यानी कि वो सॉलिड जिसमें दो या दो से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं और ठोस रूप में वो एकत्रित हो गए हैं, उसको चट्टान कह देते हैं। चट्टान का मतलब ये नहीं होता कि कोई कठोर बागी है, हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने इसके 3 टाइप पढ़े थे। आग्नेय, इग्नीशियस बोलते हैं,
आगन्य, दूसरा था अवसादी और तीसरा था कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, हमने आगन्य को उस दिन पढ़ लिया था जब चट्टानों के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। अब हमें पढ़ना है अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में। ठीक है, आगन्य चट्टानों के बारे में अगर मैं बात दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करूं तो वो चट्टानें होती हैं जो धरती से बाहर जो लावा निकलता है, जिसका तापमान 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, वो धरती पर जब तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है और वो जमने से चट्टान बनती है, आगन्य चट्टान कहलाती है। इग्निशियस रॉक बोल देते हैं इसको। अलग अलग हमने 2-3 प्रकार से वर्गीकृत भी किया था। मुख्य तौर पर हमने एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक जो पढ़ा था वो था। अब हम जो बात करेंगे वो है अवसादी चट्टानें। तो देखिएगा, अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट क्या होता है या अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है जो नीचे बैठा हुआ होता है, यानी कि जो कोई भी तल है या कोई भी चीज, हवा है, कोई जल है, उसकी वजह से जो नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट बोल देते हैं सेडिमेंट का। अगर मैं सिनोनियम या दूसरे शब्द की बात करूं, प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे बैठा हुआ अवसाद। ठीक है, उसको बोल देते हैं अवसाद। और अवसाद के कारण बनने वाली रॉक्स को क्या बोल देते हैं? अवसादी। अब ये बनती किससे है? ये बनती है आगन्य और कायांतरित, ये दोनों चट्टानें हैं ना, इनसे बनती है। अब अगर आगन्य रॉक्स बनी हुई है, ये मान लीजिए कि ये आगन्य चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, ये बनी हुई है। यहाँ से क्या है, जल प्रवाहित होता है या वायु प्रवाहित होता है या कोई भी और वातावरणीय कारक है, कोई भी यांत्रिक ऊर्जा लग रही है इन पर, तो ये जो टूट जाती हैं यहाँ से, यूँ मान लीजिए कि ये यहाँ से थोड़ा सा भाग इसका टूट गया, थोड़ा सा भाग इसका यहाँ से टूट गया, तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, कोई ना कोई तो इसके ऊपर स्तर है, चाहे वो जल है, चाहे वह वायु है या कोई और चीज है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दाब के कारण या ताप के कारण कैसे भी ये क्या है, संगठित हो जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। और ऐसा चलता रहता है बहुत बार। अब ये इकट्ठी होती गई इस प्रकार ये इकट्ठी होती है कि यहाँ पर ये सॉलिड बन जाती है, यानी कि सघन एक साथ इकट्ठी हो जाती है। इनको बोल देते हैं अवसादी चट्टानें। अवसाद के कारण या तल छट में बनी हुई, जो नीचे बनती है, तल में बनती है, तल छट में बनी हुई चट्टानों को तल छटी चट्टान भी बोल दिया। अवसाद के कारण बनी हुई चट्टानों को अवसादी चट्टानें बोल दिया। और इनके खंड के कारण बनती है तो इनको खंडीय चट्टानें भी बोल दिया जाता है। अच्छा, अब ये जल के कारण बनी हुई चट्टानें, जलीय चट्टानें भी, जलखंड चट्टानें भी, इनको बोल दिया जाता है। तो होता क्या है कि जब ये आगन्य चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें जो बनी हुई होती है, इन पर जल, दाब, वायु, किसी भी चीज के कारण जब दाब आता है या रसायन आता है, रसायन के कारण भी हो जाता है, इनकी कंपोजिशन है, इनका टूटना है वो शुरू हो जाता है और ये कहीं ना कहीं जगह पर, एक जगह पर जाकर के जमा हो जाती है। यानी कि यूं मान लीजिए कि ये ज्यादातर कहाँ पर होती है, समुद्र के या सागर के या तालाब में या झीलों में, जहाँ पर पानी होता है और उनका बिल्कुल जो नीचे वाला सरफेस है ना, वहाँ पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी आपको, अवसादी चट्टानें मिलेगी। क्योंकि कोई भी चट्टान टूटी तो वो एक जगह पर जिस साइड पानी जा रहा है वो नीचे बैठ जाता है, जो पानी के अंदर है जो अवसाद बचा है वो नीचे बैठ जाता है। बैठते बैठते इनकी क्या बन जाती है, इस प्रकार लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ये वाला भाग आया, कोई भी चीज का टूटा, यहाँ पर इस प्रकार एकत्रित हो गया और इनकी इस प्रकार परतें बनना स्टार्ट हो जाती है। और दाब के कारण, समुद्र में नीचे दाब होता है,
ताप होता है, उसके कारण ये क्या है, कठोर हो जाती हैं, ये ठोस अवस्था में बन जाती है। तो इस प्रकार के चट्टानों को अवसादी चट्टानें बोल देते हैं। दूसरी चीज आती है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों के नाम मैंने आपको बता दिए। अवसादी चट्टानों के बारे में अगर मैं और आगे बात करूं तो अवसादी चट्टानें, एक तो इनकी परत बनी हुई है। अगर अवसादी चट्टानों की परत बनी है तो इसका मतलब इसमें कण भी होंगे। तो इसमें कण कैसे होंगे, इसमें जो कण होते हैं वो होते हैं बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं, कण है बड़े भी हो सकते हैं। इन कणों का जो मिश्रण होता है वो इसी प्रकार का होता है कि कण छोटे भी होंगे और कण बड़े भी होंगे। तो हमें क्या है, कणों का एक मिश्रण है ये तो, या फिर यूं बोल देते हैं कि अवसाद बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठा हुआ होता है। ये हमें क्या है, तीन प्रकार से, ये हमें तीन प्रकार से का जो मिश्रण है उससे मिल सकती है, तीन प्रकार की चीजों के कारण मिल सकती है। पहली चीज आती है आपकी भौतिक, रासायनिक। ये चीजें मैं पहले लिखा चुका हूं, आपको टेबल बनाई थी ना, बनवाई थी उसमें। और तीसरा चीज आता है कार्बनिक। सिंपल चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक। तो जो फिजिकल, कोई भी वायु के कारण, कोई भी जल के कारण, जिनका अगर इनका आगन्य या रूपांतरित परतों का विघटन हो जाता है, टूट जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, इनका अवसाद बन जाता है, तो वो तो है भौतिक, वो तो है भौतिक। दूसरा आता है इनमें रासायनिक और तीसरा है कार्बन। रसायनों में अगर विघटन होता है, कोई रासायनिक क्रिया हो जाती है, कोई रासायनिक क्रियाओं के कारण अगर विघटन होता है आगन्य चट्टानों का, तो रासायनिक अवसादी चट्टानें। और कार्बनिक, जीव जंतुओं या वनस्पति के कारण जो चट्टानें बनती है ना, वो होती है अवसादी चट्टानें। बात दोबारा समझेंगे। भौतिक यानी कि कोई भी वायु, जल, दाब, ताप आदि के कारण जो चट्टानें बनती है अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, कंकड़ पत्थर या बालू पत्थर या क्ले पत्थर, ये किस में आती है, ये भौतिक के कारण, भौतिक चट्टानों के कारण बनती है ये। दूसरा चीज आता है रासायनिक सॉरी, रासायनिक अवसादी चट्टानें। रासायनिक अवसादी चट्टानों में क्या होता है भाई, रसायनों के कारण, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अगर आगन्य चट्टानों का विघटन हो रहा है और ये अपघटित हो रही है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अवसादी चट्टानें। उदाहरण की बात करूं तो जिप्सम सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, या फिर आप यूं बोल दीजिए कि लवण। ये क्या है, जिप्सम और लवण रासायनिक यानी रसायन के कारण बना है, इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, कार्बनिक के कारण यानी कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, जितनी भी जीवित चीजें थी, उनके विघटित होने से उनके अवसाद जो बच गए, और दाब और ताप नीचे समुद्र में, समुद्र के तल पर, सागर के तल पर, तालाब, नदियों, नालों के तल पर जो बैठ गया काफी समय से, और वो एक सॉलिड बन गया जीव जंतुओं के विघटन होने से, तो वो है कार्बनिक। इसको हम कैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, कोयला। कोयला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप बहुत 7th 8th में पढ़ने लगते हो कि पेड़ पौधों के विघटन से जीवाश्म ईंधन बना है या कोयला बना है। एग्जाम्पल दूसरा बात करूं तो पिट या चूना पत्थर इसी में आता है। तो ये कुछ इसके आपके अवसादी चट्टाने के प्रकार रहते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है कि अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं मैं वैसे बीच में बता चुका हूं कि इनमें पैरेलल लेयर बनी हुई होती है, जिस प्रकार ये बताया है कि इसमें पैरेलल लेयर बनी हुई है।
आगे के चीजों में यह रहता है कि कण होते हैं वो ना तो छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, सभी प्रकार के कणों का मिश्रण होता है। दोनों से आगन्य और रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टानों से ये बन सकती है। तीसरी चीज ये रहती है कि ये मृदुल रहती है, बाकी की चट्टानें वो कठोर रहती है, लेकिन ये इतनी कठोर नहीं रहती। बाकी की चट्टानों जितना कोयला कठोर थोड़ी होता है, बाकी की चट्टानों जितना जिप्सम कठोर थोड़ी होता है। ऊपर की जो परत है ना धरती की जो सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखाई दे रही है ऑलरेडी, अभी पपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अभी दिखाई दे रही है ऊपर, पपड़ी का सबसे ऊपर वाला भाग यानी क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला भाग, वो क्या है? वो 75% सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना है। 75% सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना है और 4.9% कितना? 4.9% भूपपड़ी का जो भाग है। 95% तो आगन्य चट्टाने है, अवसादी चट्टाने है। भूपपड़ी का 4.9%, यानी कि जो क्रस्ट है उसका 4.9 भाग है, 4.9% भाग है वो अवसादी चट्टाने है। ये था अवसादी चट्टानों के बारे में। तीसरा बात करेंगे हम कायांतरित और रूपांतरित, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरी प्रकार की, नाम से स्पष्ट है वैसे तो, कायांतरित चट्टाने, कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स, नाम से स्पष्ट है, चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। या रूपांतरण का मतलब, या कायांतरित यानी काया पलट देना, इनका मतलब ये होता है चेंज। ये चेंज किस में आता है? आगन्य और जो अवसादी चट्टाने हैं ना उनका आगन्य और अवसादी चट्टानों का अगर संगठन बदल जाए, उनकी कंपोजिशन बदल जाए, उनका टेक्सचर बदल जाए, संगठन बदल जाए, आकार बदल जाए, आकृति बदल जाए, इनकी जो रासायनिक संरचनाएं होती है वो बदल जाए, तो वो जो रॉक्स तैयार होती हैं, उसके बाद में जो चट्टानें तैयार होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोल देते हैं। बहुत सिंपल है। ये तकरीबन भूपपड़ी का 0.1% भाग होता है। भूपपड़ी का 0.1% भाग होता है। ये किस तरीके से बदल सकती हैं, इस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है, यानी कि इनमें क्या क्या काम कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की रहती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है वो बात करते हैं। एक तो रहता है इसमें दाब द्वारा, एक तो रहता है इसमें दाब द्वारा, ताप यानी तापमान और जल द्वारा। इनमें यानी कि इनको बनाता कौन है, इसके आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है दाब द्वारा, दूसरा है ताप द्वारा और तीसरा है जल द्वारा। अगर ज़्यादा दाब डालने की वजह से, ज़्यादा दाब होने की वजह से आगन्य या अवसादी चट्टाने हैं वो रूपांतरित हो जाती है, यानी उनका रंग, रूप, आकृति, आकार जो भी कुछ बदल जाए उनको रूपांतरित चट्टाने बोल देते हैं। अगर ऐसा तापमान बदलने के कारण होता है या यही बदलाव जल के कारण होता है तो जल द्वारा रूपांतरण कह देते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। दाब द्वारा, ताप द्वारा और जल द्वारा याद रखना है। आगे चीज आती है, पहले बता दिया कि 0.1% इसमें क्या होता है, आपकी भूपपड़ी का ये भाग होता है। आगे इसमें एक बात और आती है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं और भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में आप यूं समझ लीजिए कि आकार और आकृति बदल गई, यानी देखने में बदल गए, यानी कि
आगन्य और जो अवसादी चट्टानें हैं वो देखने में बदल गई। रासायनिक में क्या बदल जाएगा? रासायनिक संरचना बदल जाएगी इसकी, और दूसरी चीज है इनका रंग भी बदल जाता है। और इनको एक देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि ये कौन सी चट्टान से बनी है, इसमें पेरेंटल मटेरियल क्या है। इन चट्टानों में ज्यादातर जो संगठन होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का होता है, यानी कि CaO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इनका साथ में संगठन होता है, इनको साथ में मिलाया हुआ होता है। बात सीधी सिंपल है रूपांतरित चट्टानों के बारे में। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या इनको संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आता है साल्कित, एक तो आता है आपका साल्कित और दूसरा आता है असाल्कित, यानी कि फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, यहां अफोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड लिख देते हैं। फोलिएटेड या सल्कित का मतलब होता है परत बनी हुई होना, यानी कि इनमें जो पैरेलल लेयर है वो बनी हुई होगी, इनमें पैरेलल लेयर बनी हुई होगी, इनमें पैरेलल लेयर वगैरह नहीं होती। इसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, दानेदार और अदानेदार। इनको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, अदानेदार। तो देखो दानेदार में क्या होता है, इसमें दाने होते हैं और इसमें दाने नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं बात करूं दानेदार का, तो नीस नाम की रोक बनती है, अदानेदार में स्लेट नाम की रोक बनती है। इतनी बात आपको, यानी कि दानेदार में दानों की लेयर बनी हुई होती है, अदानेदार में दानों की लेयर नहीं, कठोर परतें बनी हुई होती हैं। इनको बोल देते हैं दानेदार और अदानेदार। और दानेदार का एग्जाम्पल है नीस, और इसमें आता है स्लेट। इसमें अदानेदार में आती है, कठोरता के आधार पर विभाजित कर देते हैं। इनमें दाना नहीं होता, इनमें कठोरता ज्यादा होती है। एक तो होता है बहुत ज्यादा कठोर, अत्यंत कठोर, और एक आता है मध्यम कठोर। तो यहां से आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि मेटामॉर्फिक रोग को इनकी संरचना के अनुसार, ये इनका आकार कैसे होता है, उसके आधार पर दो भागों में विभाजित कर देते हैं, सल्कित और असल्कित, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड को दानेदार और अदानेदार में विभाजित कर देते हैं, और सल्कित को हम अत्यंत कठोर और मध्यम कठोर में विभाजित कर देते हैं। अत्यंत कठोर का एग्जाम्पल है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। और मध्यम कठोर की अगर मैं बात करूं तो मध्यम कठोर में आता है बेटा संगमरमर। संगमरमर का जो पत्थर होता है या संगमरमर की जो चट्टान होती है वो मध्यम कठोर होती है, तुलनात्मक इसके अत्यंत कठोर के। तो हमने आज के टॉपिक में अब तक बात की है रॉक्स के टाइप की, जो दो टाइप हमारे बचे हुए थे, अवसादी और ये। हाँ, आगे एक चीज और रहता है कि अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों से भी बनती है और रूपांतरित चट्टानें अवसादी चट्टानों से भी बनती है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आगन्य से ये दोनों ही बनती है, रूपांतरित भी आगन्य से ही बन सकती है और
अवसादी भी दोनों ही बन सकती है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है कि रूपांतरित का और अवसादी का क्या रिलेशन है, अवसादी से रूपांतरित बनेंगी या रूपांतरित से अवसादी बनेंगी। तो हमें सीधा स्पष्ट चीज़ का ध्यान रखना है, अगर अवसादी पहले बनी हुई है और उसका रूपांतरण हुआ है तो उसको रूपांतरित बोल देंगे। अगर रूपांतरित पहले बनी हुई है और उसका कटाव होने से, उसका अवसाद बचने से, उसके अवसाद के जल, ताप और दाब के कारण अगर कोई चट्टान बन गई तो उनको अवसादी चट्टानें बोल देंगे। रूपांतरित चट्टानों के अवसाद के कारण बन गई तो अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों में रंग, आकृति, संगठन, संरचना, जो भी चीज़ बदल जाती है उसकी रासायनिक संरचना बदल जाए, चाहे के बदलने से उन जो चट्टानें आती हैं उनको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो इसमें हमने आप पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब ही चेंज होता है, रूपांतरण करना होता है। रूपांतरण या कायांतरित बोल देते हैं। दूसरी चीज आती है, इसमें को विभाजित किया जाता है। ये सल्कित, असल्कित दो भागों में विभाजित किया गया है, सल्कित और असल्कित, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। इसमें आता है फोलिएटेड में यानी कि लेयर बनी होती है, इसमें कोई लेयर परत नहीं बनी होती। इसमें क्या है, दानेदार होते हैं, इसमें दानेदार नहीं होते हैं। नॉन फोलिएटेड में क्या होता है, इसमें परतें नहीं बनी होती लेकिन कठोरता होती है। कठोरता का एग्जाम्पल क्वार्टजाइट है, और जो कम कठोर है उसको हम संगमरमर बोल देते हैं। दूसरी चीज आती है कि ये बनते किससे हैं, जो जल द्वारा बनते हैं उनको हाइड्रोमेटामॉर्फिक बोल देते हैं। जो ताप द्वारा बनते हैं उनको थर्मोमेटामॉर्फिक बोल देते हैं, और जो दाब द्वारा बोलते हैं उनको डायनमो मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल देते हैं। तो इनका बनने के तरीके के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। उससे पहले हमने पढ़ी थी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों के बारे में हमने देखा था कि जो आगन्य या रूपांतरित चट्टानों के अवशेष से बन जाती हैं, अवसाद से बन जाती है और उनका विघटन होता है, उनमें परत बनती जाती है, उनमें अलग अलग प्रकार के कण इकट्ठे होते जाते हैं जो समुद्र, सागर या पानी के नीचे पाई जाती है। जो भूपपड़ी, सबसे ऊपर का जो भाग है भूपपड़ी का, उसमें उसका 75% योगदान अवसादी चट्टानों का ही रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मृदा में योगदान रहता है अवसादी चट्टानों का ही रहता है। इनको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था, भौतिक द्वारा, रासायनिक द्वारा और कार्बनिक द्वारा। भौतिक यानी कि कोई भी जल, ताप, वायु, दाब किसी के द्वारा भी अगर कोई विघटन होकर के और उनका अपघटन होता है तो भौतिक। रासायनिक यानी रासायनिक के अभिक्रियाओं द्वारा अगर उनका अपघटन होकर के सॉलिडिफिकेशन होता है या संगठन बनता है। और तीसरा था कार्बनिक यानी जीव जंतुओं के या वनस्पति, जितने भी जीवित उनके जीव थे उनके विघटन से अगर कोई चट्टान बनती है, जिस प्रकार हमने कोयले को देखा था या चूना पत्थर था, तो इनके बारे में जो जितना भी पढ़ा था वो अवसादी चट्टानों में आता है। इतनी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे मृदा निर्माण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।